फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है। मैं हूं यश। आज इस वीडियो में हम दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, वेरियस इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, अवार्ड्स आदि के बारे में सारी जानकारी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के बारे में। हाल ही में इसकी लीडरशिप इंडिया को मिलने वाली है। बैंकॉक में 13th एडिशन में इसमें सक्सेसफुल इलेक्शन हुए थे। देखिए, यूनाइटेड नेशन जो है ना, उसके अंतर्गत आता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) और इसी यूपीयू में एशिया पैसिफिक रीजन के लिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन है, जिसमें 32 मेंबर कंट्रीज हैं। इसका मुख्य कार्य जो भी पोस्टल सर्विसेज होती हैं उन्हें एक्सटेंड करना, फैसिलिटेट करना और उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना आदि काम आ जाते हैं। ये रीजनल इंटीग्रेशन पर भी काम करता है। इसका हेडक्वार्टर थाईलैंड के बैंकॉक में उपस्थित है। आगे है एसर रिपोर्ट 2022। एसर का फुल फॉर्म है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022। इसे प्रथम फाउंडेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। कोविड-19 में 2020-21 के समय स्कूल एजुकेशन में क्या फर्क आया है उसका असेसमेंट है इस रिपोर्ट में। 616 रूरल डिस्ट्रिक्ट के 6.9 लाख चिल्ड्रंस जो 3 से 16 वर्ष के उम्र के थे, उनका असेसमेंट किया गया। उनका स्कूलिंग स्टेटस, बेसिक रीडिंग स्किल, अरिथमेटिक स्किल्स आदि देखी गई। तो सबसे पहले जाने कि एनरोलमेंट जो है बच्चों का वह बढ़ा है। 6 से 14 एज ग्रुप के बच्चे स्कूल में 2018 में 97.2% थे, वो बढ़कर 2022 में 98.4% हो गया है। अब सिर्फ प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी एनरोलमेंट बढ़ा है। 65.6% 2018 में एनरोलमेंट था, वो 2022 में बढ़कर 72.9% हो गया है। लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में क्लास 3 के ऐसे बच्चे जो क्लास 2 की सारी रीडिंग्स अच्छे से कर पाते थे, उनका 2018 में परसेंटेज 27.3% था, जो 2022 में घटकर 20.5% रह गया। ये सारे आंकड़े थे। प्रथम फाउंडेशन की बात करें तो ये एक एनजीओ है इंडिया का। ये अंडर प्रिविलेज बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने पर काम करते हैं। 1994 में मुंबई में एस्टैब्लिश हुआ था ये। इसका कोट है एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल। आगे है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। हाल ही में इसने कहा है कि मुंबई के जो एक्सपोर्टर्स हैं इंडियन गोल्ड ज्वेलरी के, उन्हें एक्सपोर्ट के लिए न्यू मार्केट ढूंढने की आवश्यकता है, क्योंकि लगभग 90% इनका एक्सपोर्ट 5 कंट्रीज को ही हो रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें तो 1987 में स्टैब्लिश हुआ था ये गोल्ड इंडस्ट्री के लिए मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। गोल्ड की डिमांड मार्केट में कैसे बने रहे उस पर काम करती है, जैसे गोल्ड माइनिंग, उस पर इन्वेस्टमेंट करना आदि पर। इसका हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम में उपस्थित है। आगे है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कैमल बैंड। 26 जनवरी की परेड में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कैमल कंटिजेंट में पहली बार वुमेन पर्सनल्स भी शामिल हो रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कैमल बैंड एक माउंटेड बैंड है जो कैमल के ऊपर होता है। 36 मेंबर कैमल बैंड होते हैं इसमें। इसे एस्टैब्लिश राजस्थान फ्रंटियर के द्वारा 1986 में श्री राठौर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। आगे है प्राइम मिनिस्टर नेशनल अवार्ड फॉर चिल्ड्रन। ये अवार्ड 26 जनवरी को दिया जाता है ऐसे बच्चों को जो आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, सोशल सर्विस, स्कॉलस्टिक अचीवमेंट्स, इनोवेशन आदि के क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य करते हैं। इनके अलावा 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं, उन्हें भी अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड वेलफेयर के लिए। पहले क्या था, 2 अवार्ड चलते थे। पहला था बाल कल्याण पुरस्कार जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा 1979 में शुरू किया गया, और दूसरा था बाल शक्ति पुरस्कार जिसे एक एनजीओ इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर ने 1996 में शुरू किया था। बाद में इन दोनों अवार्ड्स को 2018 में कंबाइन करके प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कर दिया गया, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करता है। आगे है एक्सरसाइज साइक्लोन 1। ये एक्सरसाइज राजस्थान में हो रही है। पहली एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और इजिप्शियन आर्मी के बीच हो रही है। आगे है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। इसे हाल ही में हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया। इसमें 125 कंट्रीज ने भाग लिया था। ये ऐसी कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली उतनी डेवलप नहीं हो पाई हैं। ग्लोबल साउथ का मतलब ज्योग्राफिकली साउथ में उपस्थित कंट्रीज नहीं है, लेकिन ज्यादातर कम डेवलप कंट्रीज साउथ में ही उपस्थित हैं। ये कंट्रीज पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, इन्वायरमेंटली, कल्चरली और टेक्निकली इश्यूज फेस कर रही हैं। ग्लोबल साउथ समिट का एम था यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। अब इस समिट के द्वारा इंडिया को जो G20 का मंच मिला है ना होस्ट करने के लिए इस बार, उसका फायदा वह उन देशों को भी कराना चाहता है जो G20 के मेंबर्स नहीं है। इंडिया वसुदेव कुटुंबकम पर बिलीव करता है। आगे जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 125 मिलियन का लोन तमिलनाडु के लिए अर्बन सर्विसेज को डेवलप करने के लिए असाइन किया है हाल ही में। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बना था। फिलीपींस के मनीला में हेडक्वार्टर है और 68 मेंबर कंट्रीज हैं। इसे यूनाइटेड नेशन में ऑब्जर्वर का स्टेटस प्राप्त है।
अब ये 125 मिलियन का जो लोन है उसमें मुख्यतः तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मदुरई, तूतुकुड़ी आदि शहर को बिल्डिंग के लिए वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर आदि प्रोवाइड किया जाएगा। मुख्यतः 10 सिटीज कवर की गई हैं इसमें। आगे जानते हैं बीवी दोशी जी के बारे में। इनका 95 ईयर की उम्र में निधन हो गया। ये आर्किटेक्ट थे। इन्होंने ह्यूमैनिटी, एनवायरनमेंट, आर्किटेक्चर के फील्ड में अच्छा काम किया था। पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें 2018 में प्रिट्जर प्राइज मिला था। तो प्रिट्जर प्राइज की बात कर लें तो इसे नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। 1979 से दिया जा रहा है ये याद फाउंडेशन के द्वारा। इसमें एक ब्रॉन्ज मेडल और $1,00,000 मिलते हैं। आगे है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2593। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की दिसंबर 2022 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी। इस उपलक्ष्य में इंडिया ने तालिबान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2593 के बारे में रिमाइंड करवाया। ये रेजोल्यूशन अगस्त 2021 में लाया गया था। इसके तहत इंडिया ने कहा कि तालिबान वुमेन्स के राइट पर ध्यान देगा। इसके अलावा ये रेजोल्यूशन तालिबान को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वह अफगानिस्तान को वेरियस टेरर अटैक से बचाएगा, जैसे कि इस्लामिक स्टेट इन खोरासान प्रोविंस के द्वारा हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काबुल अफगानिस्तान में अटैक हुआ था। तो तालिबान इन अटैक्स को रोकने पर काम करेगा। साथ ही इस रेजोल्यूशन के जरिए अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना, वहाँ वुमेन, चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज के ह्यूमन राइट को स्ट्रेंथन करना, रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने के लिए सभी पार्टीज को मिलाकर नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट करना आदि बातें इस रेजोल्यूशन में दी गई। साथ ही इसका उद्देश्य तालिबान में सेफ, सिक्योर, ऑर्डरली पैसेज प्रोवाइड करना है उन लोगों को जो तालिबान छोड़कर गए हैं और वापस आना चाहते हैं, या फिर जो तालिबान में रह रहे हैं। जानते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के बारे में। हाल ही में इंडिया ने इटली, जर्मनी और सऊदी अरेबिया से डिस्कस किया है इस ट्रीटी को करने के लिए। देखिए, ये एक ऐसी ट्रीटी है जिसमें सिविल और कॉमर्शियल मैटर्स में इंफॉर्मेशन साझा करते हैं दो देश। किसी भी क्राइम, सस्पेक्ट से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन आदि में भी एक दूसरे को सहयोग मिलता है। हमारे देश का क्रिमिनल इस देश में जाकर बच नहीं पाएगा। फिर जर्मनी ने इंडिया के साथ MLAT को साइन करने से मना कर दिया क्योंकि यहाँ पर डेथ पेनल्टी दी जाती है। लगभग 45 कंट्रीज के साथ इंडिया ने साइन किया है, जिसमें से कुछ बहरीन, फ्रांस, रशिया, अजरबैजान, UAE और मंगोलिया हैं। आगे एक न्यूज कि कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉय किया गया कुमार पोस्ट में। पहली बार किसी महिला को यहाँ ड्यूटी दी गई है। काराकोरम रेंज के ईस्टर्न पार्ट में ये सियाचिन ग्लेशियर यहाँ का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नुब्रा रिवर भी इसी से निकलती है। साल्टोरो रिज में उपस्थित है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।